नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और भारत 7 खबर राज्यों के लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। अगले आधा घंटे में हम जानेंगे देश भर की तमाम खबरें, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले 7 बजे की अहम सुर्खियों के साथ। कैबिनेट ने 2 बड़ी रेल परियोजनाओं को दी मंजूरी। अमरावती रेल लाइन के साथ ही बिहार में 256 किलोमीटर रेल लाइन के दोहरीकरण को दी स्वीकृति। कैबिनेट ने अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना को भी दी मंजूरी। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव नामांकन का काम जोरों पर। महायुति और महाविकास अघाड़ी में बची सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा। वायु प्रदूषण से जूझ रही है दिल्ली। प्रदूषण का स्तर अति खराब श्रेणी में। पानी में अमोनिया का स्तर बढ़ने से गहरा सकता है जल संकट। और चक्रवाती तूफान दाना के आज रात ओडिशा तट से टकराने की आशंका। नुकसान से बचने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने कसी कमर। तो ये थी अहम सुर्खियां और सुर्खियों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं चक्रवाती तूफान दाना की। दरअसल चक्रवाती तूफान दाना का खतरा बढ़ता जा रहा है और इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए ओडिशा सरकार द्वारा एनडीआरएफ की कई टीमें तैनात की गई हैं। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना भयानक चक्रवाती तूफान आज रात यानी कि देर रात लगभग ओडिशा के तट से टकरा सकता है। दाना से सावधान, आ रहा है भयंकर तूफान। ओडिशा से बंगाल तक हाई अलर्ट। ओडिशा तट के करीब पहुंचा चक्रवाती तूफान दाना। तूफान की गंभीरता को देखते हुए मौसम विभाग का रेड अलर्ट। 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से टकराएगा तूफान। ओडिशा सरकार ने चक्रवात से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर की तैयारियां। तटीय इलाकों से 10 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। राहत के लिए भारतीय नौसेना के 2 जहाज तैयार। एनडीआरएफ की टीम चक्रवाती तूफान के बारे में कर रही है जागरूक। चक्रवाती तूफान दाना आज रात ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों से टकराने वाला है, जिससे इन राज्यों में भारी नुकसान की आशंका है। मौसम विभाग ने तूफान की गंभीरता को देखते हुए दोनों राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। तूफान के तट से टकराने के समय इसकी गति 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच हो सकती है, जिसके कारण तेज हवाएं चलेंगी और भारी बारिश होगी। जैसे जैसे चक्रवाती तूफान दाना ओडिशा की तरफ बढ़ रहा है, उसका असर भी देखने को मिल रहा है। ओडिशा के तटीय इलाकों में सुबह से ही तेज हवाओं के साथ बारिश जारी है। मौसम विभाग के अनुसार दाना एक भयंकर चक्रवाती तूफान में बदल गया है और आज देर रात ओडिशा के तट से टकरा सकता है। Cyclone Dana has intensified into a severe cyclonic storm in last midnight. It is likely to move northwestward and cross North Odisha and West Bengal coast between Puri and Sagar Island close to Bhitarkanika and Dhamra during midnight of 24th. चक्रवाती तूफान दाना से निपटने की तैयारियों में ओडिशा सरकार जुट गई है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज तूफान दाना से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की और तैयारियों की समीक्षा की। चक्रवाती तूफान दाना आने से पहले ओडिशा सरकार ने संवेदनशील जगहों में रह रहे लोगों को राहत शिविरों में पहुंचा दिया है, जहां प्रशासन द्वारा शिविर में सभी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। सुविधा उपलब्ध है, पानी में, औषध में, खाना में सब उपलब्ध है। कल लोग आए थे, वो सब कुछ दवाइयाँ, अभी डॉक्टर आए थे चेकअप करने के लिए। चक्रवाती तूफान दाना के कारण पैदा होने वाली किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए ओडिशा सरकार ने नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, ओडिशा डिजास्टर रिलीफ फोर्स और फायर ब्रिगेड की 288 टीमें तैनात की हैं। इसके साथ ही
अब तक 14 जिलों से 10 लाख लोगों को शिफ्ट किया गया है। तूफान से प्रभावित 14 जिलों के स्कूल कॉलेज के साथ ही सभी टूरिज्म पार्क और ओडिशा हाई कोर्ट को भी 25 अक्टूबर तक के लिए बंद कर दिया गया है। सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। I have said each and every department of the government. It is not, don't limit it only to agriculture or the energy department. Each and every department of the government, including the chief minister, including the urban minister, including the revenue minister, everybody is seized of the situation and we are taking whatever necessary steps. चक्रवात दाना तूफान के चलते 500 से ज्यादा ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और साथ ही अगले 16 घंटे के दौरान करीब 300 विमानों की उड़ान पर भी रोक लगा दी गई है और मछुआरों को तटों से दूर रहने के लिए कहा गया है। उड़ीसा ने पहले ही इस चक्रवात दाना से निपटने के लिए अपनी तैयारियां की हैं, जिसमें कई एजेंसियां, तब चाहे वो एनडीआरएफ हो, ओडीआरएफ हो या अग्निशमन हो, उसको यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। कैमरामैन मोहित जोशी के साथ मैं उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज़, पारादीप, उड़ीसा। तो आज रात ओडिशा में चक्रवात तूफान दाना को लेकर सभी एजेंसियों के साथ साथ भारतीय तट रक्षक बल को भी अलर्ट पर रखा गया है। चक्रवात से निपटने के लिए किस तरह तैयार है इंडियन कोस्ट गार्ड, हमारे सहयोगी उर्मिलेश भट्ट ने खास बातचीत की है पारादीप में भारतीय तट रक्षक बल के डीआईजी संजय नेगी से। क्या कुछ कहना है संजय नेगी का, आपको सुनाते हैं। क्या कुछ कोस्ट गार्ड की तैयारियां हैं और किस तरीके से प्रशासन की तरफ से जो है कोस्ट गार्ड के लिए निर्देश मिले हैं, हमारे साथ खास बात करने के लिए है कोस्ट गार्ड के जो डीआईजी हैं, वो हमारे साथ हैं, इन्हीं से खास बात करते हैं। सर, क्या कुछ निर्देश प्रशासन की तरफ से आपको मिले हैं? हमने मछुआरों को एडवांस में ही चेतावनी दे दी थी कि वे सेफ हार्बर में रिटर्न हो जाएं, एंड एज पर द फिशरीज डिपार्टमेंट ऑल द उड़ीसा रजिस्टर्ड फिशिंग बोट्स आर इन सेफ हार्बर. Also, we are in constant coordination and communication with the central and state authorities to deal with any kind of eventuality and to assist in rescue and relief operations as required. क्योंकि जब चक्रवाती तूफान जो है लैंडफॉल हो जाएगा, उसके बाद के लिए क्या कुछ तैयारियां कोस्ट गार्ड ने कर रखी हैं? उसके बाद जो भी इम्पैक्ट साइक्लोन का होगा, उसके हिसाब से हमने अपने सारे जो रिलीफ मटेरियल एकत्रित कर रखा है. वी हैव स्टॉक्ड अप आवर राशन, फ्यूल, and whatever as the situation develops, whatever is the requirement by the central and state authorities, we will assist them. प्रशासन की तरफ से अलर्ट पर रखा गया है, किसी प्रकार का कोई निर्देश मिलता है, इसके लिए आपने क्या क्या जो है सामग्री अपने पास रखी है और किस तरीके से आप मदद के लिए तैयार हुए? नहीं, हमारे पास ये रबराइज क्राफ्ट्स हैं, इनकेस यहाँ पर पानी वगैरह भर जाता है, किसी को इवैक्यूएट करना हो उसके लिए. फिर साथ में हमारे पास लाइफ बॉय, लाइफ जैकेट है और खाने का सामान है, so that we can provide relief to them. इसके अलावा अगर कुछ हमें और जरूरत पड़ती है तो we have got vessels which can transport the food materials and other items which are required, the medical equipment and items to assist the local populace here. सर, डीडी से बात करने में बहुत धन्यवाद. Thank you. तो ये थे डीआईजी कोस्ट गार्ड, जिनका कहना है कि अगर किसी भी तरीके से इनको प्रशासन की तरफ से अगर कोई निर्देश मिलता है तो ये अपने तमाम सामग्री के साथ तैयार हैं और तमाम जो एजेंसियां हैं उस एजेंसियों के समन्वय के साथ ये जो है लगातार इनका कोऑर्डिनेशन हो रहा है. ऐसे में अगर कोई भी स्थिति बनती है और कोस्ट गार्ड का कोई निर्देश मिलता है तो वो पूरी तरीके से तैयार है. कैमरामैन मोहित जोशी के साथ मैं उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज़, पारादीप. और इसी पर चलिए ताजा अपडेट ले लेते हैं इस वक्त चक्रवाती तूफान पर. सीधा रुक करते हैं ओडिशा का, जहां पर हमारे सहयोगी उर्मिलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं. और उर्मिलेश, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके की तैयारियां हैं, क्योंकि अभी जो आपकी रिपोर्ट हमने देखी, आपने डीआईजी से भी बात की, डीआईजी की तरफ से यही कहना है कि पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई हैं, लेकिन साथ ही आज रात कहीं ना कहीं भारी पड़ती हुई नजर आ सकती है. बेशक तैयारियां बहुत अच्छी हैं, लेकिन साथ ही जो तमाम लोग हैं जो आसपास के इलाकों में रहते हैं उनको भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया. क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में, और क्या वो समय रहेगा जब इस चक्रवाती तूफान के उन तटों से टकराने की आशंका जताई जा रही है? उर्मिलेश जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर प्रशासन के द्वारा तैयारियां कर दी गई हैं और पिछले रविवार से यहाँ पर बैठक शुरू हो गई थी. इस जब से ये पता चला था, मौसम विभाग ने बताया था कि यहाँ पर जो है
चक्रवाती तूफान दाना आने वाला है, तब से लेकर के अभी तक लगातार प्रशासन जो है इस बात को लेकर के पूरी तैयारी में है। इस तैयारी को लेकर के जैसे कि आपने भी लगातार हम लोग सुबह से बता रहे हैं कि तमाम एजेंसियों के साथ एक समन्वय यहाँ पर है। उस समन्वय के चलते हुए यहाँ पर जो है एनडीआरएफ और ओडीआरएफ, उसके अलावा जो है अग्निशमन के साथ ही यहाँ पर अलर्ट पे जो है नौसेना और कोस्ट गार्ड भी है। उसके अलावा देखेंगे तो तमाम जो लोग संवेदनशील जगहों पर रह रहे थे उनको जो है जो राहत शिविर हैं उन राहत शिविरों में जो है यहाँ पर ले आया गया है, सुरक्षित पहुँचाया गया है। और इस समय एक राहत शिविर में है मैं, और यहाँ पर अभी जो है प्रशासन के जो लोग हैं, जो पारादीप के एडीएम है, वो यहाँ पर जो है देखने आए थे। यहाँ पर जो है इन लोगों से बात कर रहे थे कि आपके लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई असुविधा तो नहीं हो रही है। तो तमाम लोगों को जो है सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है। और जिस तरीके से मौसम विभाग ने कहा है कि आज देर रात तक जो है ये यहाँ पर लैंडफॉल करेगा, पारादीप और जो पारादीप से आगे जो धामरा है वहां इस बीच में ये लैंडफॉल करेगा। उस बीच जो है अभी कहा जाए 50 से 60 के आसपास यहाँ पर तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई है और उसी के साथ ही बारिश भी हो रही है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि जब ये लैंडफॉल हो जाएगा उसके बाद ये कितना असर छोड़ेगा, उसके लिए भी तमाम टीमें जो है तत्पर तैयार की गई है प्रशासन के द्वारा। जी, अगर बात करें एनडीआरएफ एसडीआरएफ की, तो उनकी तरफ से किस तरीके की तैयारियां हैं? आखिर कितनी टीमें इस वक्त जमीनी स्तर पर काम करती हुई नजर आ रही हैं और लोगों की मदद कर रही हैं? और मिलेश जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए एनडीआरएफ की तो 20 टीमें हैं। उसके अलावा जो है 51 से अधिक टीमें जो है ओडीआरएफ की हैं, 178 टीमें जो है यहाँ पर जो अग्निशमन है उसकी है। उसके अलावा जो है नौसेना है और कोस्ट गार्ड है। तो ऐसे में जो है तमाम, क्योंकि यहाँ पर सुबह से हम देख रहे हैं कि बहुत तेज बारिश सुबह से शुरू हो गई थी और पेड़ यहाँ पर जो है सड़क पे गिर रहे थे, तो तुरंत उसको जो है एनडीआरएफ और तमाम जो और एजेंसियां हैं वो लोग आकर के यहाँ पर उस पेड़ को काट करके जो सड़क बाधित हो रही थी उसको तुरंत खोलने का काम कर रहे थे। साथ ही यहाँ पर जो जल जमा हो रहा था वो जो है यहाँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो लोग थे वो उसको तुरंत जो है यहाँ से खाली कर रहे थे। तो ऐसे में कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा सकता है कि प्रशासन अपनी तरीके से पूरी तरीके से तैयार है इसे लड़ने के लिए। हालांकि देर रात को ये आएगा और कल सुबह अपना कितना असर छोड़ेगा इसका पता तो कल ही चल पाएगा। जी और मिलेश, अगर बात करें तैयारियों की तो ये तो आपने हमें तैयारियां बता ही दी, लेकिन साथ ही मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अनुमान है? क्योंकि आज वो रात रहेगी जब ये जो बड़ा तूफान है वो तटों से टकराएगा, उसके बाद में क्या ये तूफान किसी और दिशा में जाएगा या इसके कम होने की आशंका है? मौसम विभाग क्या कुछ कह रहा है? जी बिल्कुल, जैसे कि हमने अभी कुछ देर पहले यहाँ के जो मौसम वैज्ञानिक हैं उनसे बात की थी, जो भुवनेश्वर में बैठते हैं, उन्होंने कहा कि ये मध्य रात्रि के आसपास इसकी टकराने की संभावना है। अब पारादीप और धामरा जो जगह है उसके बीच ये टकराने की इसकी संभावना है। उस समय 100 से और 120 से अधिक जो है यहाँ पर तेज रफ्तार इसकी हो सकती है, क्योंकि पहले 100 से 120 कहा था, लेकिन अभी कहा है कि 120 से भी इसकी जो है जो रफ्तार है वो तेज हो सकती है। ऐसे में जो है यहाँ पर तमाम लोगों को एहतियातन जो है कहा गया है कि आप अपने पक्के घरों में जो है अंदर रहें, सड़कों पे नहीं निकले। और दूसरी बात यह है कि उस समय जो है यहाँ पर लाइट जो है बंद की जा सकती है सुरक्षा की दृष्टि से। और उसके अलावा जो है यहाँ पर तमाम उन जो भी सुरक्षा की दृष्टि से जो एहतियातन हो सकते हैं वो तमाम एहतियातन बरतने की बात मौसम विभाग ने कही है प्रशासन से। तो ये कहा जा रहा है कि अब मध्य रात्रि में, क्योंकि देखिए अभी से यहाँ पर जो है जो हवा की रफ्तार है वो बहुत तेज होने लगी है, 50 से 80 के बीच में लगभग यहाँ पे हवाएं चलने लगी है और साथ में यहाँ पे बहुत तेज बारिश हो रही है। तो अब देखना होगा कि जब ये यहाँ पर टकराएगा तो उस समय क्या इसकी रफ्तार 120 होती है या उससे भी अधिक होती है। अगर उससे अधिक होगी तो निश्चित तौर से प्रशासन की कोशिश है जितना भी जो है ये चक्रवाती तूफान दाना है इसको लेकर के एक बात तो जरूर है कि प्रशासन की कोशिश है कि जान और माल का यहाँ पर जो है न्यूनतम नुकसान हो या कम से कम नुकसान हो, इसके लिए पूरी तैयारी यहाँ पर प्रशासन द्वारा की गई है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया और मिलेश तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो फिलहाल तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आज रात कहीं ना कहीं ये जो चक्रवाती तूफान है वो तटों से टकराएगा। हालांकि देखना होगा, प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी हैं। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की तमाम टीमें वहां पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और जो लोग इस वक्त इस साए में आ रहे हैं उनको भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। भारत 7 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे दिल्ली में दूषित हवा और पानी की खबर को लेकर। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोकझोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना।
असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। हम मूंगफली बेचते हैं, अपना अकल नहीं। ये मैसेज देखिए, कहते हैं लॉटरी लगी है, लिंक क्लिक करके UPI पिन डालो पैसा मिलेगा। अरे हमको मालूम नहीं है क्या, इधर UPI पिन डाला उधर पैसा कहाँ है। मूंगफली वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, UPI कहता है अगर कोई लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार अड़ियल मंडूसी की हार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं आप देश की राजधानी दिल्ली की। जी हां, राजधानी दिल्ली बढ़ते वायु प्रदूषण से जूझ रही है। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 390 के पार दर्ज किया गया है। एक तरफ जहां दिल्ली जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हो गई, तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले पर अब सियासत खत्म नहीं हो रही। आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश और हरियाणा पर इल्जाम लगा रही है, तो वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखकर जिम्मेदारी का एहसास कराया है। दिल्ली में दूषित हवा पानी, दिल्ली में हवा से लेकर पानी तक हर तरफ प्रदूषण। दिल्ली की हवा में सांस लेना मुश्किल। प्रदूषण की समस्या के बीच आपका पॉल्यूशन पॉलिटिक्स शुरू। मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा, प्रदूषण के लिए हरियाणा और यूपी जिम्मेदार। दिल्ली के उपराज्यपाल ने आतिशी को पत्र लिखकर कराया जिम्मेदारी का एहसास। उपराज्यपाल ने लिखा, दूसरों को दोष देने से पहले अपने घर को ठीक करना चाहिए। वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल और आतिशी से यमुना में डुबकी लगाने की मांग। दिल्ली में ग्रेड 2 लागू होने के बाद भी प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली की जनता प्रदूषण की भयंकर मार झेलने को मजबूर है। लगता है जैसे दिल्ली की हवा में जहर घुल गया है और दिल्ली NCR वाले लोग ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। दिल्ली के कई इलाकों में आज सुबह AQI एक बार फिर 390 के पार दर्ज किया गया। गुरुवार की सुबह दिल्ली के अलीपुर में 339, आनंद विहार में 390, अशोक विहार में 351, बवाना में 379, बुराड़ी में 357, चांदनी चौक में 233 और IGI एयरपोर्ट पर 334 AQI दर्ज किया गया। प्रदूषण पर राजनीतिक बहस भी दिल्ली में तेज हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने एक बार फिर यमुना की गंदगी और वायु प्रदूषण के लिए भाजपा के साथ पड़ोसी राज्य यूपी और हरियाणा को दोषी बताया है, लेकिन पंजाब का नाम भी नहीं लिया। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण को लेकर पंजाब और हरियाणा को फटकार लगाई थी। हवा में पोल्यूशन का स्तर हो, AQI बढ़ना हो, ये सब दिल्ली वाले देख रहे हैं। दिल्ली वालों को पता होना चाहिए कि चाहे यमुना का प्रदूषण हो, चाहे दिल्ली की हवा का प्रदूषण हो, इसके पीछे एक ही कारण है और वो है भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति। दिल्ली में हवा से लेकर पानी हर तरफ प्रदूषण जहां नया रिकॉर्ड बना रहा है, तो यमुना का पानी भी जहरीला हो गया है।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से यमुना के पानी में डुबकी लगाने की मांग की है। वीरेंद्र सचदेवा ने अपना विरोध दर्ज कराते हुए आईटीओ यमुना घाट पर डुबकी भी लगाई। रेड कारपेट इसलिए कि शीश महल में रहने वाले लोग हैं, शाही लोग हैं, तो उनको तो रेड कारपेट की आदत है, उनके लिए बिछाया है। और 2 कुर्सियां इसलिए कि वो 2 कुर्सियों की परंपरा खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना ने शुरू की है, तो वो आके बैठेंगी तो उनको चाहिए दूसरी कुर्सी साथ में। अब अरविंद आएंगे तो अच्छा लगेगा हमें, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो अभी ठीक है जमानत पे हैं, लेकिन आना चाहिए उन्हें और हिसाब देना चाहिए 8,500 करोड़ जो केंद्र सरकार ने दिए हैं माँ यमुना की सफाई के लिए। जरा देखें क्या हालत है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने भी मुख्यमंत्री आतिशी के नाम पत्र लिखकर उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया है और कहा है कि प्रदूषण के लिए दूसरों को दोष देने से पहले अपने घर को ठीक करना चाहिए। कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में फटकार लगाते हुए न सिर्फ हरियाणा को फटकार लगाई बल्कि पंजाब को भी कल सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा है और मुख्यमंत्री ने पंजाब का नाम न लेते हुए ये सारा जो दोष है वो उत्तर प्रदेश और हरियाणा पर मर दिया। ऐसे में दिल्ली की जनता लगातार दिल्ली से सवाल कर रही है कि आखिर दिल्ली की इस दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है। आईटीओ के यमुना घाट से कैमरामैन विश्वबंधु के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। और दिल्ली के बाद अब बात कर लेते हैं झारखंड की। जी हां, झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 की घोषणा के बाद से सभी राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। इस बार झारखंड विधानसभा की 81 सीटों के लिए चुनाव 2 चरणों में आयोजित किए जा रहे हैं। पहले और दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया चल रही है। आज बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल किए, जिसमें जेएमएम के हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन सहित कई भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल रहे। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 81 सीटों पर 2 चरणों में मतदान होंगे। पहले चरण के लिए 13 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होगी। अपनी अपनी जीत के लिए सभी पार्टियों ने एक से बढ़कर एक योद्धाओं को मैदान में उतारा है। जहां बीजेपी ने 20 से ज्यादा सिटिंग विधायकों पर भरोसा जताते हुए कई अन्य दिग्गज नेताओं को उम्मीदवार बनाया है, वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन समेत कई विधायक और राज्यसभा सांसद महुआ माझी भी चुनावी मैदान में हैं। ऑल इंडिया झारखंड स्टूडेंट यूनियन पार्टी के सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो की प्रतिष्ठा भी सिल्ली विधानसभा सीट से दांव पर लगी है। आज बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल किए, जिनमें जेएमएम के हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन सहित कई भाजपा नेता शामिल रहे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान कई भाजपा उम्मीदवारों के नामांकन में शामिल रहे। इस दौरान उन्होंने हेमंत सोरेन की जेएमएम सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जेएमएम की सरकार जनता के लिए चक्रवाती तूफान दाना से भी ज्यादा खतरनाक है। बालू फ्री में देंगे मकान बनाने के लिए, इनने लूट लिया। भाजपा की सरकार मकान फ्री देगी गरीब को और बालू भी फ्री उपलब्ध करवाई जाएगी। माटी, बेटी और रोटी की सुरक्षा करेंगे। आज इस मौसम में मैं लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन ये जो तूफान आ रहा है ना, दाना तूफान, इस तूफान से ज्यादा खतरनाक तो जेएमएम कांग्रेस की सरकार है, जिसने सब बर्बाद कर दिया। वहीं झारखंड में भाजपा के सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि भाजपा झारखंड में डेमोग्राफी परिवर्तन और मौजूदा सरकार के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। मुद्दा झारखंड का विकास है, झारखंड का अस्मिता है और झारखंडी युवाओं को न्याय देना है। यही हमारे मुद्दे हैं। घुसपैठी झारखंड को खा जाएगा। वहीं रांची से राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने नामांकन भरने के बाद भाजपा पर राजधानी का विकास नहीं करने का आरोप लगाया। रांची का कोई डेवलपमेंट उन्हें नहीं दिखता। राजधानी वासी तरह तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। लगता नहीं है कि राजधानी है। हम झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार की ओर से, महागठबंधन की ओर से रांची को एक मेट्रो सिटी बनाएंगे। झारखंड के पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन का आखिरी दिन है। ऐसे में राज्य की राजनीति गर्मा गई है और सभी दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी पर चलिए ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त झारखंड से हमारे संवाददाता कुमार आलोक इस वक्त जुड़ रहे हैं झारखंड के रांची से। कुमार आलोक, आपसे जानना चाहेंगे झारखंड की राजनीति के बारे में। जिस तरीके से हम देख रहे थे कि लगातार टिकट बंटवारे को लेकर के और खासतौर पर जो सीट बंटवारा है उसको लेकर राजनीतिक दलों में खींचतान हो रही थी, लेकिन अब क्या ये माना जाए कि सब चीजें आपस में सहमति बन चुकी है, क्योंकि कल नामांकन का आखिरी दिन है? जी, दोनों गठबंधन की अगर हम बात करें तो जो
तलखियां जो थी वो काफ़ी कम हुई है। और हम अगर बात करें एनडीए की, तो एनडीए में कुछ सारा कुछ सामान्य है, लेकिन अभी भी महागठबंधन के अंदर खासकर सीपीआई एमएल और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच अभी तनातनी चल रही है 2 सीटों के लिए। और उन 2 सीटों पर दोनों दल ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। लेकिन देखना है कि जब कल नामांकन का आखिरी दिन होगा और उसके बाद नाम वापस लेने की अंतिम तिथि होगी, तब तक क्या होता है, क्या दोनों कैंडिडेट दोनों में से कोई सहमति बन जाएगी या नहीं, ये देखने वाली विषय होगी। लेकिन हम जो कंपेनिंग हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से खासकर, वो काफी आक्रामक है। 2-3 चीजों का जो जिक्र हो रहा है उस पर जनता काफी रिस्पॉन्स कर रही है। जैसे पहला जो अभी आपने बाइट में सुना कि जिस तरीके से बालू माफिया यहाँ पर सक्रिय हुआ है और बालू चोरी हुई है, तो उसको लेकर के शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर जो बनेगा उसमें बालू फ्री दिया जाएगा। और एक जो छोटी सी बात मैं और कहना चाहूंगा कि उन्होंने जब रोजगार की बात की है कि हम रोजगार देंगे, जो उनका मैनिफेस्टो है झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का, तो बीजेपी सवाल कर रही है कि 1,87,000 वैकेंसीज अभी भी झारखंड सरकार में बाकी खाली हैं, उनको कब भरिएगा। और जी चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आलोक तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ चलिए भारत एट 7 में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, साथ ही ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम पूरा सच मेरे सहयोगी प्रकाश श्रीवास्तव के साथ। नमस्कार।